सिमर जल्दी जल्दी चली जा रही थी। वो अपने कदमों को भी तेज चलाना चाहती थी। आज उसका बड़ी कंपनी में ड्रेस डिजाइनर के लिए इंटरव्यू था। वो नहीं चाहती थी कि वो लेट हो जाए। ये बहुत बड़ी कंपनी थी, हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता था। सिमर सिंपल सी लड़की थी और ज़्यादातर सूट सलवार ही पहनती थी, पर सूट उसके खुद के डिज़ाइन किए हुए होते थे। हर कोई एक बार मुड़कर ज़रूर देखता था। उसका कद लंबा था, रंग सांवला और लंबे घने बालों की चोटी कमर तक लटकती थी। पीए डिजाइनर। वो ऑटो से कंपनी पहुंच गई। वो लेट हो गई थी। उसने अंदर आकर देखा कि वहां तो लंबी लंबी लाइनें लगी थी। वो भी जाकर लाइन में लग गई। उसके आगे खड़ी दोनों लड़कियां बातें कर रही थी। यार, तूने पूरब को देखा है? फोटोज में क्या लगता है। वो कुछ भी पहन ले ट्रेंड हो जाता है। मैं तो उसी के लिए कंपनी में आई हूँ। रोज रोज उसका चेहरा देखने को मिल जाए, मेरी तो जिंदगी सुधर जाएगी। वो बच्चों की तरह मचलते हुए बोली। तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो? चुप हो जाओ। अगर किसी ने सुन लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने सुना है कि कंपनी में ऐसी बातें करना बैन है। वो बॉस है यहाँ का, उसके बारे में तो बिल्कुल बात नहीं कर सकते। सिमर को ये लड़की गुस्से आने लगी। पूरब के बारे में सभी जानते थे। वो फेमस डिजाइनर था और खुद एक मॉडल जैसा था। 6 फुट 1 इंच कद, गोरा रंग, काले घने बाल और 8 पैक वाली बॉडी। और सबसे बड़ी बात थी कि वो करोड़पति था। हर फैशन मैगजीन के कवर पेज पर हमेशा वो छाया रहता था। यहाँ आने वाली ज़्यादा लड़कियाँ उसके कारण इस कंपनी में आना चाहती थी। पर सिमर अलग थी। उसका सपना था ड्रेस डिजाइनर बनने का। वो बहुत छोटी थी जब पापा की डेथ हो गई थी। पापा की मौत के बाद सब रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए। शुरू शुरू में उसके मामा जी मदद कर दिया करते थे, लेकिन मामी को पता चल गया तो उसने मामा को उनसे मिलने से ही रोक दिया। तब उसकी मम्मी उसे लेकर लुधियाना आ गई। माँ दिन में फैक्ट्री में काम करती, रात में कपड़े सिलती। इस तरह उसे माँ ने पढ़ाया। उसकी माँ का सपना था डिजाइनर बनने का, पर उस समय उनकी हालत नहीं थी पढ़ाई करने की, इसलिए अपनी बेटी को डिजाइनर का कोर्स करवाया। सिमर सोच रही थी कि अगर आज उसे यहाँ काम मिल गया तो मम्मी के सपने पूरे होंगे। माँ अब फैक्ट्री नहीं जाती थी, अब वो सिर्फ कपड़े ही सिलती थी। सिमर भी उनकी हेल्प करती थी। हाँ जी, फॉर्म दीजिए, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। उसकी आवाज़ सुनकर सिमर अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने अपना फॉर्म उसे दे दिया। उसने उसे 98 टोकन नंबर दिया। सिमर हैरान रह गई। इतनी देर बाद नंबर आएगा? अभी उसके पीछे भी 10 के करीब लोग खड़े थे। उसे तीसरी फ्लोर पर जाना था। उसने बैग से अपनी फाइल निकाली और बैग बंद करते हुए लिफ्ट की तरफ भाग ली। उसे ये था कि अब और लेट नहीं हो जाऊं। वो जैसे ही मुड़ी तो किसी से टकरा गई। उसकी फाइल गिर गई, उसके पेज बिखर गए। वो जल्दी जल्दी से पेज उठाने लगी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मेरी फाइल दो मुझे। उसने हाथ बढ़ाया। सिमर ने पहले उसी की फाइल उठाकर उसे दे दी, फिर वो अपने पेज उठाने लगी। उसने देखा कि एक पेज उसका नहीं था। उसने पुकारा, एक्सक्यूज मी सर। वो चलते चलते पीछे मुड़ा तो वो देखती रह गई। ये पूरब अग्निहोत्री था। सिमर ने मुंह उठाकर देखा तो वो देखती ही रह गई। पूरब ने अपनी फाइल पकड़ी और उसकी तरफ देखे बिना लिफ्ट में चला गया। सिमर ने जल्दी से पेपर इकट्ठे किए और लिफ्ट की तरफ चल दी। वो ऊपर पहुंची तो इंटरव्यू शुरू हो गया था। 4 लोग इंटरव्यू के लिए एक साथ अंदर जा रहे थे। 1.5 घंटे के बाद सिमर का नंबर आया। उसकी लाइन में उसके आगे खड़ी दोनों लड़कियां और एक लड़का भी उसके साथ ही था। वो लोग कमरे में इंटर हुई तो सामने 3 जज बैठे थे। तीनों के सेंटर पूरब बैठा था। वो तीनों बारी बारी सिमर को छोड़कर बाकी तीनों से कुछ कुछ पूछ रहे थे। सभी जवाब दे रहे थे। ये एक समर कलेक्शन ड्रेस है, इसमें कोई खराबी नहीं है। तुम लोग देख कर बताओ इसमें क्या खराबी है। पूरब ने पास पड़ी एक ड्रेस की तरफ इशारा किया। उसकी अकड़ी हुई गर्दन और उसका रोब उसे परफेक्ट बना रहा था। शायद सिमर सभी लड़कियों में सिंपल थी, इसलिए किसी ने उससे कोई सवाल भी नहीं किया था। चारों ने उस ड्रेस की तरफ देखा तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सिमर खड़ी हुई और ड्रेस के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। फिर बोली, सर इसमें एक ही खराबी है कि ये समर नहीं विंटर की ड्रेस है। तीनों लड़कियां हैरान रह गईं। उन्होंने ये बात सोची भी नहीं थी। जजों का ध्यान अब सिमर की तरफ गया।
पूरब ने भी मुंह उठाकर देखा और बोला, ये तो कोई भी बता देगा, इसके अलावा और कमी क्या है। उसने आसपास देखा, एक कपड़ा पड़ा था। उसने वो कपड़ा उसके कंधे से लगाकर दुपट्टे की तरफ दे दिया। पीकॉक ग्रीन के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत ही जच रहा था। 2 जजों ने तालियां मार दी, लेकिन पूरब कुछ नहीं बोला। उनका इंटरव्यू खत्म हो गया था। सब बाहर जाने लगे तो सिमर वहीं रुक गई। उसने अपनी फाइल में से पूरब का पेपर निकाल कर उसे दे दिया। पूरब ने देखा और वो पकड़ लिया। सिमर रुकी कि शायद ये थैंक यू कहेगा, पर वो बोला, नेक्स्ट प्लीज़। सिमर चुपचाप बाहर आ गई। वो सोच रही थी कि कैसा खड़ूस है ये। फिर वो घर आ गई। मम्मी हमेशा की तरह अपनी दुकान में लगी हुई थी। उसके आते ही भागकर उसके पास आ गई। कैसा रहा इंटरव्यू? ठीक ही हुआ, पर हमारा बॉस बहुत ही खड़ूस है। अगले दिन वो सुबह से माँ के साथ काम कराने में लगी हुई थी। किसी के शादी के 10 सूट आए हुए थे जो कल तक सिलकर देने थे, तो दोनों मिलकर लगी हुई थी। उसकी मम्मी सूट काट कर दे रही थी, सिमर सिलाई कर रही थी। उन्होंने अब 2 सिलाई मशीनें ले ली थी। वो जल्दी से हाथ चला रही थी। कहते हैं ना कि बहुत समय तक एक ही काम करते रहो तो हाथ करने के आदी हो जाते हैं। इसी तरह अब वो भी हो गए थे। तभी सिमर के फ़ोन पर मैसेज आया। पीए डिज़ाइनर से आया था। उसने जल्दी से खोल कर देखा। उसमें लिखा था सिलेक्टेड। वो खुशी के मारे उछल पड़ी। बोली, मम्मी मैं सिलेक्ट हो गई, अब मैं वहाँ उस कंपनी में काम करूँगी। वो मम्मी से लिपट गई। चलो अच्छा है बेटा, तेरा ये सपना तो पूरा हुआ। कब जाना है? मम्मी बोली। मम्मी सोमवार को बुलाया है, आज शनिवार है, 2 दिन में ये कपड़े पूरे कर देते हैं, सिमर बोली। दोनों माँ बेटी ने मिलकर संडे तक सारे सूट सिल दिए थे। मम्मी बोली, जा बेटा तू कल काम पर जाने की तैयारी कर ले, ये सब मैं समेट देती हूँ। सुनकर सिमर वो सूट मम्मी को पकड़ा कर अंदर चली गई। उसने अपने जाने के लिए सूट और बैग तैयार किया। अगले दिन वो जल्दी उठकर चाय नाश्ता करके ऑटो लेकर ऑफिस पहुंची। उसने सुन रखा था कि पूरब को लेट आने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो टाइम से 1 घंटा पहले ही पहुंच गई। अभी गेट खुले भी नहीं थे। वो वहीं बैठकर फाइल निकालकर पेज पर कुछ बनाने लगी। उधर पूरब नहा कर आया। उसके टीवी के स्क्रीन पर कंपनी के सीसीटीवी की सारी फुटेज आ जाती थी। वो तैयार हो रहा था कि उसने देखा कि गेट के बाहर वो लड़की कुछ बना रही है। उसे उस लड़की में कुछ करने का जुनून दिखा। वो मुस्कुरा दिया। उसने अपने असिस्टेंट दिनेश को फ़ोन किया। दिनेश, कंपनी के गेट कीपर से कहो कि गेट खोलकर उस लड़की को अंदर बिठा ले और उसे चाय कॉफ़ी भी दे दे। फ़ोन रखकर उसने अपने अलमीरा खोली और अपने लिए सफ़ेद कमीज़ और मैरून कोट पैंट निकाल कर पहना। उसकी नज़रें टीवी स्क्रीन पर ही टिकी थी। गेट कीपर गेट खोलकर उसे अंदर ले गया था। उसे रिसेप्शन में बिठाया, फिर उसे चाय ला कर दी। वो वहाँ बैठकर काम कर रही थी कि एक सफाई वाला वहाँ सफाई करने लगा। बहुत बूढ़ा था और बुरी तरह खांस रहा था। सिमर उसके पास गई, उसे सोफे पर बिठाया और उससे पहले पानी पीने को अपनी बोतल दी। फिर वो चाय जो गेट कीपर ने उसे दी थी, वो चाय उसने उसे दे दी। बाबा, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, आप छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? सिमर ने पूछा। बेटा, अगर आज की छुट्टी ले लेता तो इतवार की छुट्टी भी बीच में गिनी जाती, इसलिए काम पर आ गया। जितनी छुट्टियां होती हैं उतने पैसे कट जाते हैं। आपके घर में कोई और काम करने वाला नहीं है क्या? सिमर ने फिर पूछा। बेटा, मेरा एक बेटा था, वो छोटे छोटे 2 बच्चे छोड़कर मर गया। अब मुझे उन्हें भी पालना है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो उनका पेट कैसे भरूँगा? बूढ़ा बोला। ओह अंकल, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं आपका काम कर देती हूँ, कहकर वो पोछा उठाकर मारने लगी। उसने रोका तो वो बोली, आज आप आराम करो, बेटा नहीं है तो क्या हुआ, ये बेटी आपकी हेल्प करेगी। वो पोछा मारने लगी। यहाँ से बहुत दूर एक पॉश इलाके के शानदार घर में एक हैंडसम से लड़के की अगर से बोला पर कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया जिसको तो पता बोलो किसी क्या को बोल भी रही नहीं थी। था। बोलते वो हुए हैरान उसकी था आंखों कि में आज के झांका। ज़माने में सिमर सानवी जैसे हड़बड़ाते लोगों का हुए, मिलना बहुत वो मुश्किल वो था। कुछ नहीं, बस उसने ऐसे ही फोन मैं फ्रेश उठाया और होकर आ कहा, रही हूँ, बोलकर खाना जाने यहीं को ले हुई आओ। कि कहते अगर से हुए उसका उसने हाथ दराज पकड़कर खोली, अपने उसमें पास कई खींच तरह की लिया घड़ियां पड़ी और थी। बालों को उसने एक एक घड़ी साइड करते निकाल कर हुए पहन कंधे को ली। चूमते हुए नीचे बोला। बटलर परेशान, आज इन्हें क्या हुआ? आज तक इन्होंने ये डाइनिंग टेबल पर खाना खाने का रूल कभी नहीं तोड़ा, तो आज क्या हो गया? वो दोनों खाना देने कमरे में गए और खाना रख कर देखा कि वो बहुत ध्यान से टीवी पर कंपनी को देख रहे थे। उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो उसे सफाई करती एक लड़की दिखी। वो बोला, सर खाना खा लो, टेबल पर रख दो। वो यहाँ से चला गया।
नीचे आकर उसने फ़ोन किया। हेलो मैडम, आज सर ने खाना कमरे में मंगवाया है। वो स्क्रीन पर कंपनी में सफाई करती हुई एक लड़की को देख रहे थे। ये मैडम पूरब की दादी थी। वो शिमला गई हुई थी। क्या? लड़की को देख रहा था। शुक्र है इसने किसी लड़की की तरफ देखा तो सही, दादी बोली। लेकिन मैडम, वो लड़की कंपनी की सफाई कर रही है, बटलर ने बताया। सफाई कर रही है तो क्या, लड़की तो है, काम तो हम उसे और करवा लेंगे। ज़रा पता करवाओ कौन है वो, पूरब की दादी बोली। ओके मैडम, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। ऊपर कमरे में पूरब की नज़र उसी लड़की पर टिकी थी जिसने 1 घंटे के अंदर सारी फ्लोर साफ कर दी। वो बाबा चाय पीकर आराम से सोफे पर सो गया था। कंपनी में लोग आने शुरू हो गए थे। सब उसे घृणा भरी नज़रों से देख रहे थे। नए भर्ती वाले 2 लड़कियां जिनकी इंटरव्यू सिमर के साथ ही हुई थी, वो सोफे के पास आकर खड़ी हो गईं। उन्होंने चपरासी को वहां लेटा देखा तो रिसेप्शन पर शिकायत कर दी। रिसेप्शनिस्ट ने उसे आकर उठाया। उसने हड़बड़ा कर उठते हुए उनसे माफ़ी मांगी। वो लड़कियां उससे घृणा करते हुए बोली, ठीक है, सुबह सुबह ये शक्ल दिखा दी, जाने हमारा क्या होगा। चपरासी ने चारों तरफ सफाई देखी तो वो हैरान रह गया। इतने में सिमर हाथ धोकर वहां आ गई। सब उसे देखकर हैरान रह गए कि इस तरह की सिंपल लड़की की भी सिलेक्शन हो गई। सब उसे देखकर नाक चढ़ाने लगे, पर वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। दिनेश पूरब को लेने आया तो बटलर ने उसे सब कुछ बताया। उसने दिनेश से कहा, मैडम का फ़ोन था, वो कह रही थी कि उन्हें उस लड़की का पता करके बताना। अब मैं वहाँ नहीं जा सकता तो ये तुम्हारी ड्यूटी है। दिनेश ओके कहकर पूरब को कार से लेकर कंपनी की ओर चल पड़ा। पूरब घर से निकलकर कार में आ गया था, पर वो अब भी फ़ोन पर सिमर को ही देख रहा था। दिनेश ने देख लिया था। अच्छा, तो ये वही लड़की है जिसके लिए चाय मंगवाई गई थी। इससे भी मिलना ही पड़ेगा। पूरब देख रहा था लड़कियों को डिपार्टमेंट दिए जा रहे थे। उसने दिनेश से कहा, सुनो, पीआर में फ़ोन करके कहो कि सिमर को हमारे पास भेज दे। पर सर, अपने पास पोस्ट नहीं है, हम कहाँ रखेंगे, दिनेश बोला। मेरे असिस्टेंट की पोस्ट खाली है, उसे वहाँ रख दूँ, पूरब बोला। अरे नहीं सर, हम पोस्ट बना लेंगे, दिनेश जल्दी से बोलकर फ़ोन करने लगा। हेलो, हाँ, यहाँ एक लड़की है सिमर, उसे ऊपर हमारे पास भेज दो। लेकिन पोस्ट क्या है, वहाँ की तो सीटें फुल है, अब इसे कौन सी पोस्ट दूँ, मैनेजर बोली। सर की सेक्रेटरी की पोस्ट तैयार करो, उसे उस पोस्ट पर रख दो, दिनेश बोला। दिनेश की बात सर का ऑर्डर सबको मानना ही पड़ता था। सिमर की बारी आई तो उसे लेटर मिला। उस पर पोस्ट की जगह लिखा था सेक्रेटरी टू वाइस चेयरमैन। उसके साथ खड़ी लड़की ने झांक कर देखा तो वो हैरान रह गई। हे, इसे पूरब की सेक्रेटरी की जॉब मिली है। सब सिमर को देखने लगे। उसने फ्लोर पूछा और चुपचाप लिफ्ट में चढ़कर टॉप फ्लोर पर चली गई। वो इस डिपार्टमेंट में पहुंची। वहां के मैनेजर को वो लेटर दिया। उसने लेटर पढ़ा, फिर उसकी तरफ देखा। वो हैरान कि ये क्या हो गया। एक लड़की के लिए नई पोस्ट बनाई गई। उसे लगा कि ये सिफारसी होगी। ये एक बड़ा सा हॉल था जिसमें सबके टेबल लगे थे। मैनेजर ने सबसे कहा, ये सर की सेक्रेटरी की पोस्ट पर आई हैं। सर तो अभी आए नहीं हैं। ये हम सब की सेक्रेटरी हैं। तुम लोगों को कोई काम है, इनसे करा लो। उसका इतना कहना था कि सब उसे अपना अपना काम देने लग गए। एक ने बाहर वाले कॉफ़ी हाउस से कॉफ़ी लाने को कहा, दूसरे ने बर्गर, एक ने ढेर से पेज दे दिए, कॉपी बनाने को कहा। सिमर को क्या पता था कि उसने कौन सा काम करना है। वो उन सब के काम करने चल पड़ी। पूरब ये सब देख रहा था। उसे अपने स्टाफ पर गुस्सा आया। वो कंपनी में एंटर करने लगा तो सामने सिमर आ गई। दोनों की फिर से टक्कर हो गई। सिमर उससे टकराकर नीचे गिर गई। सिमर को चोट लगी थी। उसका हाथ नीला हो गया था। फिर भी उसने सर झुकाकर धीरे से कहा, सॉरी सर। पूरब ने इसे इग्नोर करके दिनेश की तरफ देखा। इसे ऊपर ऑफिस में लाओ, कहकर वो सिमर को देखे बिना ही लिफ्ट में चढ़ गया। दिनेश ने सिमर को खड़ा किया। चलो ऊपर ऑफिस में चलो। लेकिन ये उन लोगों ने कुछ मंगवाया है, मैं ले आऊँ, सिमर ने धीमी आवाज़ में पूछा। नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम चलो ऊपर, वरना सर का पारा चढ़ जाएगा। वो दोनों भागकर लिफ्ट में गए। वो हॉल में से निकलकर पूरब के ऑफिस की तरफ गए। हॉल में तूफान आने के पहले का सन्नाटा था। सब उसकी तरफ जलती नज़रों से देख रहे थे। दिनेश और सिमर सामने बुत बने खड़े थे। पूरब कुर्सी पर बैठा सिमर का अपॉइंटमेंट लेटर देख रहा था। उसने लेटर सिमर को दिया और अकड़ कर बोला, इसकी पोस्ट पढ़ो, क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। जी, सेक्रेटरी टू वाइस चेयरमैन, सिमर ने पढ़कर बताया।
वो जो तुम्हें बाहर मिला था वो कौन था? पूरब ने फिर उसी अकड़ी हुई खड़ूस सी इमेज के साथ पूछा। वो इस डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, सिमर सर झुकाए हुए बोली। मुंह ऊपर उठाओ और जरा जोर से बोलो, पूरब गुस्से से बोला। सिमर ने मुंह ऊपर किया और बोली, सर वो इस डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं। तुमने किस कॉलेज से एजुकेशन ली है कि तुम्हें ये पता नहीं चला कि वाइस चेयरमैन और एक मैनेजर में क्या फ़र्क होता है? पूरब का गुस्सा और बढ़ गया था और उसकी आवाज़ और भी जहर उगलने लगी। सिमर सिर से पांव तक कांप गई। उससे आज तक ऐसे किसी ने नहीं बोला था, कभी कोई टीचर भी नहीं। उसका रोना निकल आया। उधर सारा स्टाफ कांप गया कि अब तूफान शुरू हो गया, पता नहीं क्या होगा, क्या कुछ इसमें तबाह होगा। सिमर को रोते देख पूरब का गुस्सा और बढ़ गया। तुम क्या सोच के यहाँ काम करने आई थी कि ये पोछे लगा दोगी, ये कॉफ़ी पिला दोगी, बस काम हो गया? ऐसा और जगह होता होगा, यहाँ नहीं। काम करना है तो जैसा मैं कहूँ वैसा करना पड़ेगा, और अगर ये रोना धोना करना है तो घर बैठ कर करो, ये कोई क्रेच नहीं है। सर पहला दिन है, अभी पता नहीं है, कुछ धीरे धीरे सीख लेगी। दिनेश ने उसे रुमाल देते हुए पूरब से कहा। तुम्हें इस पर बड़ा तरस आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। जाओ उस केबिन में बैठ कर रो और मुझे गालियाँ निकालो। अच्छा जाओ उस मैनेजर को बुलाओ। पूरब गुस्से से लाल हुआ पड़ा था। दिनेश मैनेजर को बुलाने गया तो पूरब चोरी से रोती हुई सिमर को भी देख रहा था। दिनेश मैनेजर के साथ वापस आया। आपको यहाँ कितने साल हो गए? जी 10 साल हो गए सर, मैनेजर डरते हुए बोला। तो 10 साल के काम के बाद भी आपको काम नहीं आया? आपको सेक्रेटरी टू वाइस चेयरमैन के काम के बारे में नहीं पता कि उसके क्या काम होते हैं? आपने अपने स्टाफ के काम के लिए उसे यूज किया। पूरब उसे भी उसी टोन में बोला। सॉरी सर, मैंने सोचा कि डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी हैं। मैनेजर को कोई बहाना नहीं सूझा तो वो बोला। क्या? मुझे हैरानी होती है आपकी एजुकेशन पर भी। अगर कल कोई वाइफ आप वाइस चेयरमैन बन जाएं और तुम्हें बताएं तो क्या तुम इस पूरे स्टाफ की वाइफ बना लोगे? पूरब बोला। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब यहाँ खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर अपना काम करो। मैनेजर सिर झुकाकर वहाँ से चला गया। दिनेश सिमर को अपने केबिन में ले गया, उसे वहीं एक साइड बैठने को कहा। तभी पूरब ने उसे बुलाया। दिनेश उसी वक्त भाग के गया। यस सर, दिनेश बोला। तुम एक टेबल यहाँ कार्नर में लगा लो, वैसे भी यहाँ इतनी जगह है, उसे अपना कमरा दे दो, पूरब बोला। लेकिन सर, उसे मैं अपना कमरा क्यों दूँ? दिनेश बोला। तो क्या मैं उसे यहाँ बिठाऊँ? सर अच्छा ही है ना, आपके अकेलेपन को साथ मिल जाएगा, दिनेश बोला। क्यों, तुम मेरे अकेलेपन के साथी नहीं बन सकते? चलो, वैसे भी अब 2 बंदों को क्या रखना है, उसी अकेली को रख लेता हूँ, वो मेरे अकेलेपन में साथ भी देगी, बाकियों को निकाल दो, पूरब बोला। अरे सर आप बताइए कहाँ टेबल लगाऊं? आप तो बहुत ही मजाक करते हैं, मैं बनूंगा ना आपके अकेलेपन का साथी, कहकर वो भागता हुआ कमरे से बाहर आ गया। सिमर के पास आकर बुड़बुड़ करने लगा। नौकरी क्या दे दी, सोचता है कि खरीद ही लिया हो। वो सामान उठाता गया और बुड़बुड़ करता रहा। सिमर ने पूछा कि मैं हेल्प करूं तो उसने हाथ जोड़ लिए, बोला, मेरी बहन तू यहीं बैठ राज कर, अगर उस नाक का फन फिर उठ गया तो वो हमें ख़त्म कर देगा। वो सामान पूरब के कमरे में शिफ्ट करने लगा। तभी पूरब बोला, सिमर को बुलाओ। दिनेश सिमर को बुला लाया। पूरब उसे बोला, तुम वहाँ बैठकर क्या कर रही हो? दिनेश की मदद कर दो, तुम्हें नज़र नहीं आता क्या? पूरब की बात सुनते ही सिमर जल्दी जल्दी दिनेश की हेल्प करने लगी। वो सामान लाता रहा, वो सेट करती रही। सिमर और दिनेश ने कुछ ही देर में दिनेश का टेबल और सिमर का कमरा दोनों सेट कर दिया। वो अपने कमरे में आकर बैठी ही थी कि दिनेश कई फाइल्स लेकर आ गया। ये सब क्या है? सिमर ने पूछा। सर ने भेजी है, कहा है इन्हें सीरियल से लगाओ, दिनेश बोला। सिमर देखने लगी। उसने सारी फाइल्स देखी, फिर डेट देखकर उन्हें सीरियल के हिसाब से सेट करने लगी। उसने देखा कि ये डिज़ाइन के बारे में थी, वो उन्हें पढ़ने लगी। छुट्टी होने तक उसने आधी फाइल सेट कर ली थी। वो सेट की हुई फाइल्स लेकर पूरब के पास गई। सर ये फाइल्स हो गई है। सर बाकी की फाइल्स घर ले जाऊं, उन्हें घर से ठीक कर लाऊंगी, सिमर ने पूछा। पूरब ने बिना उसकी तरफ देखे हाथ के इशारे से उसे परमिशन दे दी। सिमर झट से थैंक यू कहकर जल्दी से निकल आई। उसने देखा कि फाइल्स बहुत ज़्यादा हैं। उसने कुछ अपने बैग में रख लिए और कुछ हाथ में उठाकर चल दी। वो जल्दी जल्दी आ रही थी कि वो किसी से टकरा गई। उसकी फाइल बिखर गई। तुम ठीक से चलना कब सीखोगी, कहकर पूरब गिरी हुई फाइल्स के ऊपर पैर रखते हुए निकल गया। अरे तुम हर बार सर से टकरा जाती हो, ध्यान रखा करो। दिनेश उसे उठने में हेल्प करने लगा। दिनेश तुम चलो, हमारा वहाँ पहुँचना जरूरी है।
ऐसे बेवकूफ़ लोगों के पीछे बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास, पूरब गुस्से से बोला। दिनेश ने सिमर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं चलता हूँ, आराम से कर लो। कहकर दिनेश पूरब के पीछे भाग लिया। सिमर ने सारी फाइल इकट्ठी की, फिर चली। सुबह उसके हाथ पर चोट लगी, अब उसके पैर पर। उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो जब से इस कंपनी में आई है 3 बार किसी से टकराई है, वो भी तीनों बार पूरब अग्निहोत्री से। वो यह सब सोच रही थी कि उसकी आंखों के सामने हैंडसम पूरब की सूरत आ गई। मैरून कोट में क्या जच रहा था वो। उसने अपने सर हिलाया, मानो अपने दिमाग से पूरब को निकाल रही हो। सिमर, दिमाग हिल गया है तेरा? पागल हो गई है क्या? किसके सपने देख रही है? उस पूरब के जो 24 घंटे गुस्से में भरा रहता है। कोई उसे कैसे पसंद कर सकता है? इतना खड़ूस बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। क्या सारा दिन यही बिताना है? घर नहीं जाना है क्या? पूरब बोला। फिर थोड़ा रुक कर बोला, जाओ अंदर टेबल पर से मेरा फ़ोन उठा कर लाओ। सिमर फाइल्स वहीं छोड़कर उसका फ़ोन लेने गई। उसने फ़ोन लाकर पूरब को पकड़ाया, जो बुत बना खड़ा था। इकट्ठी की फाइल्स को देख रहा था। उसने अपना फ़ोन लिया और चला गया। सिमर ने फाइल्स उठाई और चल दी। वो कंपनी से निकल ही रही थी कि उसे ऑटो मिल गया। ऑटो सीधा आकर उसके पास रुका। सिमर उसमें बैठकर चली गई। पूरब दिनेश के साथ एक क्लब के बाहर उतर गया। दिनेश ने पूछा, सर कार का क्या करूं? आप ले जाएंगे कि मैं ले जाऊं? तुम ले जाओ, ड्रिंक करके मैं ड्राइव नहीं कर सकता ना, इसलिए तुम ले जाओ, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा, लेकिन सुबह टाइम पर आ जाना। अच्छा रुको, ये लो, इसका बेटे के लिए कुछ ले लेना, बर्थडे है ना आज उसका, और कार में उसे घुमा लेना, इसे ले जाकर खड़ी न कर देना। पूरब ने कुछ नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। दिनेश उसकी तरफ देखता रह गया। वो बोला, सर आपको कैसे पता? पूरब बोला, सर के बच्चे, मैं क्या इतना खड़ूस हूँ कि तूने मुझे बताया ही नहीं कि बेटे का बर्थडे है? मैंने सुबह तुम्हें बात करते सुना था। चल जा भी अब, और लेट मत हो, वो तेरी वेट कर रहा होगा। दिनेश खुशी खुशी अपने आंसू पोंछता हुआ चल दिया। फिर एकदम से वापस आया और पूरब के पैर छूकर भाग गया। पूरब उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, पगला कहीं का। वो जाकर बड़े से सोफे पर बैठ गया। वहाँ वो बैठा ही था कि छोटे छोटे कपड़े वाली 2 लड़कियाँ उसके पास आई। एक ने उसके ग्लास में वाइन डाली और दूसरी उसके पास बैठने लगी, लेकिन पूरब ने पहले ही हाथ हिलाकर उसे मना कर दिया। लड़कियां जा ही रही थी कि एक और हैंडसम लड़का उधर आ गया। वो बोला, इन्हें ध्यान से देख लो, आइंदा इनके पास मत आना, इसे ये सब पसंद नहीं है। ये यंग मैन किसी को नज़दीक नहीं आने देता। वो हंसते हुए बोला, ये इस क्लब का मालिक चेतन था। ये पूरब का कॉलेज फ्रेंड था। वो उसके पास बैठ गया। वो कमीना अभी तक नहीं आया, ये हमेशा ही लास्ट में आता है, चेतन बोला। वो दोनों ड्रिंक करने लगे। तभी एक और हैंडसम लड़का आ गया, ऊंचा लंबा कद, घुघराले बाल और चेहरे पर रौनक। ये मशहूर मॉडल अरमान था। कमाल है, मेरे बिना ही शुरू हो गए यार, तुम लोगों से नाराज भी नहीं हो सकता, चलो माफ़ किया, वो बैठते हुए बोला। पूरब ने घड़ी उसके आगे करके इशारा किया। चेतन बोला, अरे वाह, हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं। जनाब, हम टाइम पर आ गए हैं, आप ही लेट हैं, माफ़ी हम नहीं, तुम मांगो हमसे। समझ क्या रहा है, खुद को मॉडल होगा मार्केट में, यहाँ तू यार है हमारा, जो कहेंगे करना पड़ेगा। ओके जी, यारों का हुक्म सराखों पर, अरमान ने हंसते हुए कहा। उसके बाद वो लोग यूं ही हंसते बोलते रहे। आते वक्त पूरब बोला, कल सही समय पर कंपनी पहुंच जाना, वरना उस रितेश को ब्रांड एम्बेसडर बना दूंगा। अरमान बोला, तेरे से पहले ही पहुंच जाऊंगा। फिर चेतन से बोला, तू भी चलना, थोड़ा रौब पड़ेगा और थोड़ा मन भी लगेगा, वरना पत्थर के साथ बैठकर पत्थर हो जाना है। पत्थर किसको कहा? पूरब ने गुस्सा दिखाते हुए पूछा। यार, हम तो तेरे दिनेश की बात कर रहे थे। उन्होंने बात रफा दफा करने के लिए दिनेश का नाम ले लिया। पता पूरब को भी था, पर उसने भी जानबूझकर इग्नोर किया। पर उसकी स्माइल उसके दिल का राज बता रही थी। इधर सिमर का घर। अगले दिन सवेरे ही सिमर जल्दी से तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकली। उसने सारी रात बैठकर फाइल्स पढ़ी और उन्हें सेट किया। वो सारी फाइल्स वापस लेकर जा रही थी। वो मेन रोड पर आई तो वही ऑटो वाला उसकी वेट कर रहा था। वो हैरान हुई, लेकिन फिर ऑटो में बैठकर वो कंपनी पहुंच गई। अरमान और चेतन सच में सुबह ही आ गए। अभी बहुत कम लोग आए थे। सारे उन्हें ही देख रहे थे कि पूरब जैसे हैंडसम ये लोग कौन हैं। वो लोग कुछ देर बैठकर बातें करते रहे, फिर बाहर टहलने निकल पड़े। वो लोग कंपनी से बाहर आए ही थे कि अरमान एक लड़की से टकरा गया। वो बुरी तरह उस पर गिरने वाली थी कि अरमान ने उसकी कमर में बाँह डालकर उसे गिरने से बचा लिया।
अरमान ने देखा एक सिंपल सी सांवली लड़की चोटी कमर तक लटकी हुई थी। वो फिल्मी स्टाइल में उसे पकड़े हुए था और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी चेतन उन दोनों के सामने आकर गाना गाने लगा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। उसका गाना सुनकर वो होश में आए। अरमान ने उसे सीधा किया, फिर वो नीचे गिरी फाइल्स उठाने में सिमर की हेल्प करने लगा। सिमर ने उसे थैंक यू कहा। उस वक्त अंदर आते पूरब ने यह नज़ारा देखा। वो गुस्से में सिमर से बोला, तुम जैसी गरीब लड़कियों का यही तरीका है, जब देखो कभी किसी से तो कभी किसी से टकराती फिरती हो। सोचती हो कि कोई अमीरज़ादा फंस जाए तो बैठकर राज करे। अगर सोचती हो इस तरह अमीर लड़के फंस जाएंगे तो भूल जाओ, हम फंसने वालों में से नहीं हैं। और आइंदा इस तरह की ट्रिक यहाँ मत करना, मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं। सिमर खड़ी सुन रही थी, उसकी आंखों से पानी झरने की तरह बह रहा था। अरमान और चेतन पूरब को रोकने लगे तो पूरब ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया। फिर सिमर से बोला, अब यहाँ खड़े होकर और सिंपैथी गेन करने की सोच रही हो, जाओ आकर काम करो। आसपास के सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वो डेस्क पर सर रखकर रोने लगी। पूरब अपने ऑफिस में आ गया। वहाँ से सिमर और स्टाफ का कमरा साफ दिखता था। सिमर को एहसास हुआ तो वो उठी और वॉशरूम में चली गई। उसे पूरब की बातें चुभ रही थी, रह रह कर उसके कानों में गूंज रही थी। अगर मुझे नौकरी की ज़रूरत न होती तो एक पल भी यहाँ न रुकती। अरमान और चेतन पूरब को समझाने लगे, यार वो लड़की है, उसे इस तरह ट्रीट नहीं करते जिस तरह तुम उसे कह रहे थे। वो वैसी नहीं लगती, देखो बेचारी कितना रो रही थी। हर किसी को ट्रीट करने का एक तरीका होता है। हमें तुम्हारा पता है, लेकिन उस बेचारी को क्या पता कि तुम कैसे हो। चेतन बोला, मैंने क्या कह दिया उसे, यही तो कहा है कि इस तरह बार बार न टकराया करे, संभल कर चले। इसमें क्या बुराई है, ये रोना तो ऊपर ही पड़ा रहता है इनके। पूरब बोला, यार तुमने ये क्यों कहा कि वो गरीब है, अमीर लड़कों को देखकर टकराती है और उन्हें फंसाने की सोचती है, वगैरह वगैरह। ये सुनने में कितना बुरा लगता है। किसी लड़की के चरित्र पर उंगली करना अच्छा नहीं लगता। अरमान बोला। पूरब को पहले बुरा नहीं लगा था, पर अब बुरा लग रहा था। उसने सिमर के केबिन की तरफ देखा। वो चुपचाप बैठी फाइल्स देख रही थी। उन दोनों के बीच में शीशे की दीवार थी। यहाँ से वो पूरब और पूरब उसे देख सकते थे। उसने महसूस किया कि किसी की नज़रें उस पर टिकी है। उसे पता चल गया कि पूरब उसकी तरफ ही देख रहा है। उसने रिमोट से ब्लाइंड्स खोलकर पर्दा कर लिया। पूरब को बहुत गुस्सा आया। उसने इंटरकॉम पे सिमर को फ़ोन किया, हेलो, ऑफिस का रूल है, तुम इस तरह पर्दा नहीं कर सकती। सर, मैंने जानबूझकर किया है, मैं नहीं चाहती कि आप समझे कि मैं आपको फंसने के लिए यहाँ से देखती रहती हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। पूरब की शक्ल देखने लायक थी। दिनेश, अरमान और चेतन उसे देखते रह गए। सिमर के इस बिहेवियर पर पूरब कुछ नहीं बोला। उसके बाद उसने दिनेश को कहा, उससे कहो कि मिस्टर अरमान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए। दिनेश गया तो उसने वो कॉन्ट्रैक्ट की फाइल उसी को पकड़ा दी। दिनेश ले आया और पूरब को पकड़ा दिया। पूरब ने फाइल की तरफ देखा, फिर सिमर के केबिन की तरफ देखा। उसे और गुस्सा आ गया। उसने फ़ोन उठाया, यहाँ आओ। सर, रहने भी दें, दिनेश बोला, लेकिन उसने उसे घूर कर देखा। वो आ गई और बोली, जी सर। अरमान का कॉन्ट्रैक्ट ले जाओ, जाकर पीआर डिपार्टमेंट में देकर आओ, पूरब ने उसे देखते हुए कहा। वो देख रहा था कि उसका चेहरा रोने की वजह से खराब हो रहा था। वो सर झुकाए खड़ी थी। उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया और चुपचाप चल दी। वो नीचे पीआर की हेड के पास आई। यहाँ उसे वो लड़की मिल गई जो इंटरव्यू के वक्त उसके साथ थी। उसने इसका हालचाल पूछा, फिर उसकी सूजी आंखें देखकर बोली, हाय, ये क्या है, क्या हाल कर दिया उसने तेरा। सभी कह रहे थे वो बहुत ही पत्थर दिल है, तेरे चेहरे से पता लग रहा था। शुक्र है तुझे दूसरा डिपार्टमेंट मिल गया होता। सिमर बस हाँ हूँ करती रही, फिर वापस आ गई। पूरब का फिर फ़ोन आया, सबके लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। वो फिर उठी और उन तीनों के लिए कॉफ़ी बना कर लाकर उनके आगे रख दी और बिना बोले चली गई। पूरब को इससे अपनी बेइज्जती लगी। ये क्या तरीका है, तुम्हें कॉफ़ी सर्व करनी नहीं आती? सॉरी सर, पर मैं आप जैसे अमीर लोगों से बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप फिर समझें कि मैं इन्हें फंसा रही हूँ, कहकर वो वापस से चली गई। पूरब को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, ठीक है, जाओ, जाकर अरमान के कपड़े तैयार करो जो ये अभी शूट के दौरान पहनेगा। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। वो ड्रेसिंग रूम के साथ के स्टोर की में गई। सारी ड्रेसेज यहीं रखी होती है।
उसे ध्यान ही नहीं रहा कि ये स्टोर के दरवाजे में उसकी चुन्नी फंस गई, जिससे दरवाज़ा बंद हो गया। चुन्नी फंसने के कारण दरवाज़ा बहुत टाइट बंद हो गया था, उसके जोर लगाने से भी नहीं खुल रहा था। स्टोर की लाइट की स्विच भी बाहर ही थी, उसने जल्दबाजी में ऑन भी नहीं किया था। उसे घबराहट होने लगी, अंदर कोई खिड़की भी नहीं थी। उसने अपना फ़ोन ढूंढा, लेकिन जल्दबाजी में या कहिए गुस्से में वो अपना फ़ोन लाना भूल गई थी। वो दरवाज़ा पीट रही थी, पर कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ तो कि पूरब की बातों का गुस्सा, ऊपर से उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, उसे चक्कर आने लगा, उसका दम घुटने लगा। इधर वो लोग आराम से कॉफ़ी पी रहे थे और अपनी बातों में मस्त थे। दिनेश भी काम करने में बिजी था, उसने भी ध्यान नहीं दिया। पूरब को लगा कि वो ड्रेस निकाल कर वापस आ गई होगी, सुबह की बात के कारण रिपोर्ट नहीं करने आई। चेतन बोला, यार मैं चलता हूँ, तुम दोनों अपना काम करो, मैंने एक मीटिंग में पहुँचना है। कहकर चेतन उठकर चला गया। पूरब ने टाइम देखा, 1 घंटे से ऊपर हो गया था। उसने अरमान से कहा, चलो तुम भी जाकर शूट कर लो, मैं थोड़ा काम निपटा लूँ फिर आता हूँ। लंच साथ ही करेंगे। कहकर उसने सिमर के कमरे की तरफ देखा और उसे कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया, तो अरमान ने उसे रोक दिया। उसे रेस्ट करने दो, मैं दिनेश को ले जाता हूँ। कहकर अरमान दिनेश को लेकर चल दिया। वो दोनों ड्रेसिंग रूम में पहुँचे तो वो बंद था। उन्हें लगा कि सिमर के पास चाबी होगी, सो दिनेश ने सिमर को फ़ोन किया, पर उसने उठाया नहीं, तो अरमान ने पूरब को फ़ोन किया। हेलो यार, यहाँ तो लॉक लगा है और सिमर फ़ोन नहीं उठा रही है। ओके मैं देखता हूँ, ये लड़की भी ना मुसीबत ही है। कहकर पूरब उठा और सिमर के रूम में गया। वहाँ कोई नहीं था, उसका फ़ोन भी वहीं था। वो कमरे से निकला तो सामने मैनेजर मिला। वो बोला, सर सिमर तो तभी से गई हुई है जब आपने भेजा था, वो तो वापस ही नहीं आई। पूरब को कुछ चिंता हुई, उसने दिनेश को फ़ोन करके कहा, दिनेश सिमर तो यहाँ वापस ही नहीं आई, तुम आसपास पूछ कर देखो और सिक्योरिटी को बुलाकर ड्रेसिंग रूम का गेट खुलवाओ, मैं आ रहा हूँ। पूरब जल्दी से लिफ्ट में गया। उसे लग रहा था कि कहीं सिमर कोई ड्रेस या फिर डिज़ाइन चुरा के भाग न गई हो। ड्रेसिंग रूम दूसरी बिल्डिंग से सेपरेट था, उसमें सिर्फ खास मॉडल या डिज़ाइनर ही जाते थे, क्योंकि डिज़ाइन के चोरी होने का डर था। दिनेश ने जल्दी से सिक्योरिटी बुलाकर कमरा खुलवाया। अंदर कोई नहीं था, सिमर की निकाली हुई ड्रेस पड़ी थी। अरमान और दिनेश हैरान हो गए कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। अजीब बात है, सिमर आई तो यहीं थी, दिनेश बोला। अरमान ने स्टोर के दरवाजे में फंसी चुन्नी देखी, वो भाग कर आया और बोला, दिनेश देखना, ये सिमर का दुपट्टा है। दिनेश ने देखा, हाँ जी सर, ये तो सिमर का दुपट्टा है। कहकर वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। अरमान भी उसके साथ लग गया। दोनों मिलकर दरवाजे को धक्का मार रहे थे। दरवाज़ा खुल गया। जल्दी से दरवाजे का स्टॉप पर लगाया गया। अरमान उसकी नब्ज देख रहा था। वो सिमर की चुन्नी उस पर देखकर उसे झट से गोद में उठाकर बाहर की तरफ चल दिया। दिनेश भी पीछे हो लिया। उसने ध्यान से कमरे को लॉक किया और पूरब को फ़ोन किया। हेलो सर, वो सिमर, वो बेहोश हो गई, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्या कह रहा है तू, क्या हुआ उसे? पूरब के पूछने से पहले ही दिनेश ने फ़ोन काट दिया। पूरब कुछ सोच ही रहा था कि उसे सिमर को उठाए हुए अरमान आता दिखा। उसने जल्दी से लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर जाते जाते फिर वापस आ गई। पूरब जल्दी से साथ के कमरे में कुर्सी ले आया। उसने वो कुर्सी लिफ्ट में रख दी, साथ ही एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया। चारों लिफ्ट में चढ़ गए। अरमान उसे गोद में लिए हुए ही कुर्सी पर बैठ गया। पूरब ने उसे घूर कर देखा और बोला, इसे बिठा दो। तब अरमान को समझ आया और उसने सिमर को कुर्सी पर बिठा दिया। पूरब सिमर की हालत देखकर बहुत घबरा गया था। उसने पूछा, ये सब कैसे हुआ? लगता है जब ये स्टोर में गई तो इसने स्टॉपर नहीं लगाया और दरवाजे में इसकी चुन्नी फंस गई। ये अंदर बंद हो गई, जिससे इनका दम घुट गया। अरमान बोला, ये लड़की कितनी लापरवाह है, स्टॉपर तो लगा लेती, लेकिन अंदर एसी तो लगा है। पूरब ने उसके लटके हुए हाथ को उठाकर ऊपर रखते हुए कहा, सर सिमर ने स्विच ऑन भी नहीं किया था। सर इसे शायद पता ही ना हो, अभी कल ही तो ज्वाइन किया है, इसे इस सब के बारे में पता नहीं होगा। दिनेश सिमर को पूरब की डांट से बचाने के लिए बोला, पूरब सारी गलती तेरी है, तूने इसे भेजा ही क्यों? तुझे पता था कि ये नहीं है, तू दिनेश को भेज देता। अरमान बोला। पूरब को खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने सुबह जब सिमर को अरमान की बाहों में देखा था तो पता नहीं क्यों उसे सिमर पर बहुत गुस्सा आया था। वो उसे पता नहीं क्या कुछ कह गया। अब उसे लग रहा है कि उसने गलत किया। लिफ्ट से निकले तो सामने 2 लोग स्ट्रेचर लिए खड़े थे। वो उसे जल्दी से एम्बुलेंस में ले गए।
दिनेश उसके साथ एम्बुलेंस में बैठ गया। वो दोनों उनके पीछे कार में चल दिए। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर्स ने उसे चेक किया, फिर पास खड़ी नर्स को दवाइयों के बारे में समझाया। फिर वो उनके पास आया। देखिए, इनका बीपी भी थोड़ा हाई लगता है, इन्होंने कुछ खाया भी नहीं हुआ है, ऊपर से दम घुटने के कारण ज़्यादा दिक्कत हो गई है। इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा, कुछ हल्का खिला दीजिए, डॉक्टर ने कहा। तीनों खड़े सुनते रहे। ये प्राइवेट हॉस्पिटल था। अरमान और पूरब ने मास्क लगा रखे थे क्योंकि लोग उन्हें पहचानते थे। अखबारों में, मैगजीन में इनकी तस्वीरें छपती ही रहती थी। मास्क के बावजूद भी नर्सें उन्हें बहाने से देखने आ रही थी। बार बार कभी कोई नर्स तो कभी कोई सिमर को देखने आ जाती। पूरब का फ़ोन बार बार बज रहा था। अरमान ने पूछा, कौन है, उठा क्यों नहीं लेते? वो त्रिशा है, बिना मतलब के परेशान करती है, पूरब मुंह बनाकर बोला। तो उसे साफ साफ कह दो, अरमान बोला। इतनी बार तो कहा है, कितना इग्नोर भी करता हूँ, फिर भी उसकी समझ में नहीं आता, पूरब बोला। तो मीडिया में क्लियर कर दो। मीडिया में तो कब का क्लियर कर देता, लेकिन सोचता हूँ कि उससे उसकी बदनामी होगी, लोग उसे बुरा भला कहेंगे, उसकी बनी बनाई इमेज खराब हो जाएगी। मम्मी की फ्रेंड की बेटी है, मैं नहीं चाहता कि मम्मी को बुरा लगे। पूरब बात कर ही रहा था कि फ़ोन फिर बजने लगा। वो परेशान हो गया। उसने बाहर आकर फ़ोन उठा लिया। हेलो, क्या बात है? जब एक बार मैं नहीं उठा रहा तो क्यों बार बार कर रही हो? पूरब, मैं कब से तुम्हारे कमरे में तुम्हारी वेट कर रही हूँ, तुम कहाँ हो? यहाँ पर किसी को पता नहीं, त्रिशा बोली। मैंने तुम्हें बुलाया था क्या? नहीं ना, तो जैसे आई हो वैसे ही चली जाओ। मैं कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ कि तुम्हें हर बात बताऊँ, पूरब गुस्से से बोला। पूरब, तुम मेरी बात तो। वो अभी बोल ही रही थी कि पूरब ने फ़ोन काट दिया। त्रिशा टॉप मॉडल थी। वो पूरब की मम्मी की सहेली की बेटी थी। उसकी मम्मी ने पूरब को उसे फेमस कराने को कहा था। तब पूरब ने उसे अपने फैशन शो में लेना शुरू कर दिया, जिससे वो फेमस हो गई। अखबारों और मैगजीनों में रोज इनके साथ आने जाने की तस्वीरें छपने लगी। पहले तो इनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने की खबरें उड़ती थी, फिर कईयों ने तो यहाँ तक छापा कि इन्होंने चोरी छिपे शादी कर ली है। त्रिशा इन खबरों को और बढ़ावा देती थी। वो जब भी कंपनी में आती, उसकी असिस्टेंट उसकी फ़ोटो खींच लेती थी, फिर वापस निकलते वक्त की भी फ़ोटो खींच लेती थी। बाद में खुद ही मीडिया में दे देती थी कि उनकी इतनी लंबी मुलाकात हुई। पूरब ने कभी भी मीडिया को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब त्रिशा से उनके रिलेशन के बारे में पूछते तो वो शर्माकर चुप हो जाती। अरमान पूरब से बोला, पूरब, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, यहाँ मैं देख लेता हूँ। इसके होश में आने पर मैं भी चला जाऊँगा। अरे नहीं यार, मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी सेक्रेटरी है, मुझे तो रुकना ही होगा। ऐसा करो कि तुम जाओ, तुम जाकर अपना काम कर लो। यहाँ लोगों ने तुम्हें पहचान लिया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू इतनी हेल्प के लिए। कोई नहीं यार, इसके घर पर तो फ़ोन कर दो, अरमान बोला। दिनेश, इसके घर फ़ोन कर दो, नंबर होगा तुम्हारे पास, पूरब बोला। हाँ जी, मैं अभी फ़ोन करता हूँ, कहकर दिनेश ने उसका नंबर निकाल कर उसके घर फ़ोन किया। उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया और बोली, हाँ बेटा, क्या बात है? नमस्ते आंटी जी, मैं सिमर के ऑफिस से बोल रहा हूँ। वो सिमर ना ऑफिस में बेहोश हो गई थी, उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं पूरब सर और मैं उनका असिस्टेंट दिनेश उनके साथ ही हैं। आप आ जाइएगा, मैं एड्रेस सेंड कर देता हूँ। दिनेश बोल रहा था तो पीछे पूरब उसे समझा रहा था कि ये बोल। फिर कुछ देर रुक कर अरमान चला गया। क्या, कैसे? अच्छा मैं आती हूँ। माँ फ़ोन रख कर जल्दी से पैसे उठाकर घर बंद करके हॉस्पिटल को चल दी। जाते जाते उसने पड़ोसन को बताया, लता, सिमर ऑफिस में बेहोश हो गई है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। अरे पुष्पा, रुको ज़रा, मैं साथ चलती हूँ, अकेली कहाँ थक के खाओगी? क्या कर वो अपने बेटे को बताकर पर्स उठाकर साथ हो ली। ऐसे वक्त के लिए ही कहते हैं, रिश्तेदार अच्छे हों या न हो, पड़ोसी अच्छे होने चाहिए। कुछ देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गए। वो कॉरिडोर में सिमर का कमरा ढूंढ रही थी। दिनेश और पूरब बाहर ही खड़े थे। उन्हें देखकर दिनेश उनके पास आया और बोला, आंटी जी, आप सिमर का कमरा ढूंढ रहे हैं? हाँ जी, मम्मी बोली। आइए, ये कमरा है जी। नमस्ते, मैं उनके साथ काम करता हूँ और ये हमारे बॉस हैं, मिस्टर पूरब अग्निहोत्री। दिनेश ने उन्हें मिलवाया। पूरब ने आगे बढ़कर उन्हें नमस्ते बुलाई और उन्हें अंदर भेज दिया। सिमर अभी तक होश में नहीं आई थी। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। मम्मी उसे देखकर घबरा गई। वो रोने लगी। उनकी पड़ोसन उन्हें कमरे से बाहर ले आई। दिनेश और पूरब भी बाहर आ गए। आंटी, आप घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ है उसे, डॉक्टर कह रहे थे कि कुछ देर में होश आ जाएगा, पूरब बोला। लेकिन इसे हुआ क्या है? उसकी मम्मी ने पूछा।
आंटी जी यूं ही छोटा सा हादसा हो गया। ये कपड़े देखने गई तो स्टोर के दरवाजे में इसका दुपट्टा फंस गया। वो अंदर कमरे में बंद हो गई और बेहोश हो गई। वो तो हमने टाइम पर देख लिया, फिर इसे यहाँ ले आए, दिनेश बोला। ओह अच्छा, वहाँ अंधेरा तो नहीं था? ये बचपन से अंधेरे से डरती है, मम्मी ने बताया। जी आंटी जी, इसने लाइट भी नहीं जलाई थी, दिनेश बोला। आंटी जी आई एम सॉरी, सारी गलती मेरी थी। वो अभी नई थी, उसे उस काम का अभी इतना पता नहीं था। मैंने उसे अकेले भेज दिया, मेरी गलती थी, सॉरी, पूरब बोला। नहीं बेटा, काम तो काम है, आज नहीं तो कल करना ही था। बाकी रब जो चाहता है वो करता है, हम इंसान कुछ भी खुद से नहीं करते। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, खुद को इल्ज़ाम मत दो, उसकी मम्मी बोली। वो लोग कुछ देर बाहर बैठे रहे। पूरब के कहने पर दिनेश उनके लिए चाय ले आया। पूरब इधर उधर टहलता रहा। कुछ देर बाद नर्स ने आकर कहा, पेशेंट को होश आ गया है। सभी भागकर अंदर आए। अरे आप इतने लोग एक साथ नहीं आ सकते, एक टाइम में सिर्फ 2 बंदे ही आइए, नर्स डांटते हुए बोली। पूरब ने दिनेश को पकड़कर बाहर खींच लिया, पर सिमर ने उन्हें देख लिया था। कैसी है तू? तुझे ऐसे देखकर मेरा कलेजा फटता है। तुझे पता है मेरी तो जान ही निकल गई थी, मम्मी बोली। मैं ठीक हूँ मम्मी जी। आंटी जी नमस्ते, सिमर ने पड़ोसन से कहा। उन्होंने प्यार से सिमर के सर पर हाथ फेर कर कहा, भगवान तुम्हें जल्दी ठीक करे। बेटा तुझे कहा था ना कि चुन्नी संभाल कर ले, आज जान जाते जाते बची है। भला हो उस पूरब का जो टाइम पर तुम्हें यहाँ ले आया, मम्मी बोली। मुझे पूरब सर लाए हैं? उसने पूछा, पर इतनी धीमी आवाज़ में मानो खुद से ही पूछ रही हो। फिर मम्मी और आंटी बाहर आ गए और उन दोनों को अंदर भेज दिया। पड़ोसन आंटी उसे देख रही थी। वो सोच रही थी कि उसने इसे कहीं देखा है। उसने सिमर की मम्मी से पूछा, ये लड़का कौन है? ये देखा देखा लगता है। ये वही है जिसकी फ़ोटोज़ रोज़ अखबार में छपती है, वो मशहूर फैशन डिज़ाइनर, उसकी मम्मी ने बताया। क्या ये वो पूरब है? हाय, ये तो कितना अमीर है। मेरी एक फ़ोटो ही खिंचवा दो इनके साथ, मैं भी सबको दिखाऊंगी कि मैं इसे जानती हूँ। और श्वेता तो देखकर हैरान हो जाएगी। प्लीज़ पुष्पा, इससे कहकर एक फ़ोटो करवा दे। सहेली उनके पीछे पड़ गई। अच्छा ठीक है बाबा, शोर मत कर, हम हॉस्पिटल में हैं, सिमर की मम्मी ने उसे चुप रहने को कहा। पूरब और दिनेश अंदर थे। पूरब तो चुपचाप खड़ा रहा। दिनेश बोला, अब कैसी हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम क्या खाओगी? मैं ले आता हूँ। मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी सांस लेने में तकलीफ है, पर ठीक हो जाएगी। फिर पूरब को देखकर बोली, सॉरी सर, मेरे से गलती हो गई, मुझे दरवाजे का ध्यान रखना चाहिए था। इट्स ओके, आगे से ध्यान रखना, ये गलती दोबारा ना हो, पूरब ने उसी खड़ूस अंदाज में कहा। सिमर ने उसे दर्द भरी नज़र से देखा। वो कुछ कहने ही लगी थी कि डॉक्टर आ गए। उन्होंने सिमर को चेक किया और उसे पूछा, अब सांस कैसा है? जी थोड़ी सी दिक्कत है। देखिए, तुम आजकल की लड़की लोग पतला होने के चक्कर में खाना नहीं खाते, जिससे ये सब होता है। ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? डॉक्टर बंगाल का होने के कारण उसके लहजे में बंगाली टच था। जी मैं रोज़ खाना खाती हूँ, आज थोड़ा लेट हो गई थी इसलिए नहीं खाया, सिमर ने पूरब की तरफ एक नज़र देखते हुए कहा। थोड़ा लेट हो जाने से डरता है, और अब इतने घंटे से यहाँ पड़ा है, अभी तो काम हो रहा है। तुम्हारे बॉस को ये समझना चाहिए, काम जितना ज़रूरी है खाना भी उतना ज़रूरी है। अपने बॉस से मिलाना मेरे को, उसे मैं समझाएगा। उसकी बातों से पूरब का पारा हाई जो हो गया। वो गुस्से से बोला, मैं हूँ इसका बात, समझाइए, क्या समझाना है? अब अगर बंदा खुद खा कर न आए तो इसमें मेरा कसूर है? अगर इसे किसी की मदद लेने से इनकार है तो वो भी मेरा कसूर है? ये कह सकती थी कि सर मैं नई हूँ, मुझे यहाँ का हिसाब नहीं है, लेकिन नहीं, इन्हें किसी की बात सुननी नहीं है तो ये मेरा कसूर है। पूरब की बातों से डॉक्टर घबरा गए। वो बोले, हम वही बोला, बॉस इतना अच्छा होता उनकी बात मानना। सिमर और दिनेश डॉक्टर के बदले भी हैब को देखा, कितने चालू डॉक्टर है, एकदम बदल गया। देखो अभी थोड़ा दिक्कत है, इनको 2 दिन यहाँ रहना होगा, कल इसका दोबारा टेस्ट होगा, उसके बाद ही कुछ बताएगा हम। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। पूरब दिनेश से बोला, दिनेश चलो अब बहुत काम पड़े हैं। लेकिन सर इसे छोड़कर। सर, दिनेश बोला, इसके पेरेंट्स हैं यहाँ, वो देख लेंगे, हम कब से आए हुए हैं, पहले ही बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, कहकर पूरब दरवाजे की ओर चल दिया। दिनेश सर आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ, मेरी वजह से आपने पहले ही बहुत काम डिले कर दिया है, मेरी मम्मी है यहाँ, सिमर बोली। ठीक है, अपना ध्यान रखना। वो ना पूरब सर असल में ऐसे नहीं है, बस ऊपर से गुस्सा दिखाते हैं। पता है जब तुम्हें होश नहीं आया इतनी चिंता थी इन्हें कि पानी तक नहीं पिया इन्होंने। वो कह रहा था कि पूरब ने फिर आवाज़ लगाई। वो झट से भाग लिया। सिमर उन्हें जाते देख सोचने लगी, चिंता माई फुट,
बंदे का चेहरा बता देता है। चिंता किस बात की है? डर रहे होंगे कि कहीं उन पर या कंपनी पर ब्लेम न लगा दूं। मैं कोई पागल हूँ? पूरब और दिनेश उसकी मम्मी और आंटी के पास आए। पूरब बोला, आंटी जी, डॉक्टर कह रहे थे कि उसे 1-2 दिन यहाँ और रखेंगे। कल टेस्ट करके देखेंगे, फिर कुछ बताएंगे। ठीक है बेटा जी, मम्मी बोली। वो आंटी जी खर्चा कंपनी देगी, आप चिंता न करना, पूरब ने आंटी के मायूस चेहरे को देखकर कहा। थैंक यू बेटा जी, मुझे तो टेंशन ही हो गई थी कि इतना महंगा हॉस्पिटल है, मम्मी बोली। अच्छा आंटी जी नमस्ते, हम चलते हैं, दिनेश बोला। वो चल दिए। आंटी सिमर की मम्मी को कोहनी मारे जा रही थी कि एक फ़ोटो खिंचवा दे। उन्होंने हिम्मत करके आवाज़ दी, बेटा जी। दोनों रुक गए और पीछे मुड़े। वो वापस से उनके पास आए। हाजी आंटी जी, कोई बात थी क्या? दिनेश ने पूछा। बेटा वो ये हमारी पड़ोसन है, मेरी सहेली है, ये आपके साथ एक फ़ोटो कराना चाहती है, अगर आप ठीक समझे तो। पूरा हैरान रह गया। उसने सोचा था कि साथ पैसे वगैरह मांगेगी, लेकिन फ़ोटो? हाजी आंटी जी कोई बात नहीं, पूरब बोला। उसने दोनों के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाई, वो भी मास्क हटा के। इसके बाद वो चले गए। सिमर की मम्मी बोली, देख कितना पैसा है और घमंड ज़रा भी नहीं है। सिमर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, उसे सांस लेने में दिक्कत थी। मम्मी ने उसे पूरब के साथ खिंचवाई फ़ोटोज़ दिखाते हुए कहा, देख सिमर, कितने आराम से फ़ोटो खिंचवा ली इसने, मुझे लगा था शायद जवाब दे देगा। सिमर तूने बताया ही नहीं, वो पूरब ही तेरा बॉस है, आंटी बोली। आंटी जी मुझे क्या पता आपको ये पसंद है, अंकल को पता है? नहीं नहीं, उन्हें क्या पता, ये एक सीक्रेट है कि मैं उसकी सुपर फैन हूँ, आंटी जी हंसते हुए बोली। आंटी की बात सुनकर मम्मी और सिमर भी हंस पड़े। मम्मी बोले, ये तुम्हारा सीक्रेट अगर पूरब को बता दे तो वो खुश हो जाएगा कि मेरी एक फ़ैन ये भी है। आंटी उस खड़ूस से ऐसा क्या है? इतना पत्थर दिल इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कभी। सिमर बोली, ऐसा नहीं कहते बेटा, वो तो कितने अच्छे हैं। उसने मुझसे माफ़ी मांगी है, कहता है कि उसकी गलती है जो तुम वहाँ फंसी। तुम नहीं थी, उसे तुम्हें वहाँ अकेले नहीं भेजना चाहिए था और तुम उसे खड़ूस कह रही हो, मम्मी बोली। अच्छा उसने ऐसा कहा था? कमाल है, यहाँ मुझे तो डांट रहा था कि ध्यान से काम नहीं करती। दिनेश को भी नहीं रुकने दिया। दिनेश ने कहा कि मैं रुक जाता हूँ तो कहता है ज़रूरत नहीं है, इसकी मम्मी है। अब ऐसे को खड़ूस नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? सिमर बोली। जो मर्जी बोलना, मगर मेरे सामने नहीं बोलना। बेचारा सुबह से यहीं खड़ा है, अपना काम काज भी छोड़ा उसने। फिर जब तक तू नहीं उठी थी ऐसा लग रहा था मानो जान ही नहीं होती शरीर में। पता नहीं आप पर उसने क्या जादू कर दिया है कि जो तुम्हें वो इतना अच्छा लग रहा है। आपने अरमान सर को नहीं देखा? सिमर ने पूछा। अरमान? कौन अरमान? मॉडल अरमान कपूर, सिमर बोली। क्या वो भी आया था? सिमर, मुझे उससे मिलना है, आंटी बोली। आंटी अब ये मत कहना कि आप उसकी भी फ़ैन हैं। और नहीं तो क्या, आंटी बोली और सभी हंस दिए। पूरब कंपनी में वापस आया तो सामने मीडिया वाले खड़े थे, तो वो लोग बैक डोर से अंदर आ गए। जब वो कमरे में आए तो त्रिशा वहीं बैठी थी। उसे देखकर पूरब का पारा चढ़ गया। वो बोला, जब तुम्हें मैंने एक बार कह दिया कि यहाँ मत आया करो तो यहाँ क्यों आई? मैंने मम्मी के कारण तुम्हारी बहुत हेल्प कर दी, अब और नहीं कर सकता। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना सिक्योरिटी से कहकर निकलवा दूंगा। पूरब इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैंने क्या किया है? प्यार ही तो करती हूँ तुमसे। मिलने को दिल किया इसलिए मिलने आ गई। मैंने कभी तुम्हें कहा कि तुम मिलने आओ या मुझे फ़ोन करो? मैं तो बस अपना एक तरफा प्यार निभा रही हूँ और निभाती रहूँगी। कहकर त्रिशा उठी। उसने जाते जाते पूरब के कंधे पर हाथ रख कर कहा, मैं इतनी देर बैठी तुम्हारे लिए, तुम मुझे लिफ्ट तक तो छोड़ दो। पूरब को फिर मम्मी का चेहरा याद आ गया। वो उठकर उसके साथ चल दिया। उसे नहीं पता था कि त्रिशा ने उसके कंधे पर जहाँ हाथ रखा था वहाँ अब उसकी लिपस्टिक का निशान था, जो उनके बाहर आते ही सारे स्टाफ ने देखा। फिर बाहर त्रिशा की असिस्टेंट ने बड़ी चालाकी से उनकी लिफ्ट की तरफ जाते हुए पीछे से फ़ोटो खींची। फिर जब दोनों लिफ्ट में चढ़ गए तो उसने जल्दी से पूरब की फ़ोटो खींच ली, जिसमें लिपस्टिक का निशान साफ दिख रहा था। नीचे आते हुए वो फ़ोटोज़ त्रिशा को दिखाई। त्रिशा खुश होकर बोली, वाह रीटा, तुमने तो कमाल कर दिया। अब जब कल के अखबार में ये छपेगी तो हंगामा हो जाएगा। क्या आप इसे सच में इतना प्यार करती हैं? अगर हाँ तो वो उस प्रोड्यूसर का क्या? अगर वो तुम्हें अपना ले तो तुम फिल्मों में धूम मचाओगी, रीटा बोली। नहीं पगली, मुझे उसका कुछ पक्का नहीं पता है। ये प्रोड्यूसर लोग धोखेबाज होते हैं। जब तक फिल्म हाथ में नहीं आती मैं कुछ नहीं कह सकती, और तब तक मैं इसका हाथ भी पकड़े रखूंगी। अगर उसने छोड़ दिया तो ये तो होगा संभालने को, त्रिशा ने उसे आंख मारते हुए कहा।
लेकिन ये तुम्हें पूछता तो है नहीं, तुम क्यों अपनी बेइज्जती करवाती रहती हो? रीटा बोली। ये जो भी करे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी मम्मी को मैंने काबू कर रखा है, ये वही करता है जो इसकी मम्मी कहती है। वैसे भी इसकी कोई और गर्लफ्रेंड तो है नहीं जो ये मना करेगा। दोनों हंसते हुए कार में बैठ गए। त्रिशा ने कार में बैठते ही सारों फोटोज प्रेस वालों को सेंड कर दी और फोन करके उससे बोली, ध्यान से फोटोज देख लो और हाँ ऐसा लिखना कि पढ़ने वाले पढ़ते रह जाएं। पूरब वापस कमरे में आ गया। उसे अपनी मम्मी पर गुस्सा आ रहा था। वो इस लड़की के लिए अपने बेटे की बात भी नहीं मानती। वो बैठकर आने वाले फैशन शो का नोटिस देखने लगा। उसने दिनेश से कहा, कल सुबह की मीटिंग बुलाओ, उसमें हम आने वाले फैशन शो के बारे में डिस्कस करेंगे। सर कल तो संडे है, दिनेश बोला। ठीक है मंडे को रख लो, पूरब बोला। तभी दिनेश की नज़र पूरब के कंधे पर पड़ी। उसने कहा, सर ये आपके कंधे पर लिपस्टिक का निशान है क्या? कहकर वो वॉशरूम में गया। उसने देखा तो उसे सिर्फ सिमर ही याद आई। उसने सोचा कि जब वो बेहोश हुई थी और वो उसे लेकर गए थे तब लग गई होगी, सो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपना कोट पहन लिया। पूरब घर आया तो उसकी दादी शिमला से वापस आ गई थी। वो उसे लिविंग रूम में ही मिल गई। दोनों दादी पोता एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश हुए। दादी बोली, बेटे और बता कामकाज कैसा चल रहा है? बढ़िया है दादी जी, आप बताओ कैसा रहा शिमला ट्रिप? इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? कुछ दिन और रुकते, आराम करते, पूरब बोला। आराम क्या करना था बेटा, तेरे बिना दिल ही नहीं लगा वहाँ। मैं तो रोज बस तेरे बारे में ही सोचती रहती थी। तू क्या कर रहा होगा, तूने खाना खाया होगा या नहीं, इसलिए मैं आ गई, दादी बोली। दादी जी अब मैं आपकी उंगली पकड़कर चलने वाला पूरब नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आपको कहा था कि ऐस करो, पूरब बोला। तुझे अब उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं रही बेटा, पर अब मुझे तेरी उंगली की जरूरत है चलने के लिए, दादी आंखों में नमी के साथ बोली। ओ मेरी इमोशनल दादी, अच्छा सॉरी, अच्छा किया आप आ गई, मैं भी अकेले बोर हो जाता हूँ। तेरी माँ कहाँ है आजकल? दादी जी बोली। पता नहीं, पहले कभी बताया है जो अब बताएंगी। मेरे गले स्यापा डालकर खूब आराम से घूमती फिरती हैं, पूरब बोला। क्या हुआ, अब क्या किया उस छिपकली ने? मुझे तो वो एक आंख नहीं भाती, ऊपर से तेरी माँ की सहेली की बेटी है, दादी मुंह बनाकर बोली। पूरब ने हंसते हुए कोट खोला। वो बहुत कम ही हंसता था। लड़कियां वैसे ही इसकी लुक की दीवानी थी। अगर कहीं इसे हंसते हुए देख लेती तो जान दे देती कसम से। पूरब के कोट उतारने से वो लिपस्टिक का दाग दादी को दिख गया। दादी उसके पास गई और बोली, पूरब अब तू छुपा नहीं सकता, सच सच बता कौन है ये? उन्होंने लिपस्टिक के निशान को उंगली लगाते हुए कहा। अरे दादी कोई नहीं है, सच्ची, अगर कोई होती तो आपको ज़रूर बताता। ये तो मेरी सेक्रेटरी बेहोश हो गई थी, अरमान ने उसे उठाया हुआ था, मैं उसकी हेल्प की थी, उसे पकड़कर कुर्सी पर बिठाने की। उस वक्त कहीं ये लग गया होगा। पूरब ने सब क्लियर किया। ओह मैं तो खुश हो गई थी। अच्छा छोड़, वो तेरी सेक्रेटरी कैसी है अब? ठीक ही होगी। पूरब ऐसे बोला जैसे उसे कोई सिमर से मतलब ही ना हो। इसका क्या मतलब है? तेरी सेक्रेटरी है, वो बेहोश हुई है, वो भी काम के वक्त। तेरी जिम्मेदारी बनती है उसकी खबरसार पूछने की। मुझे ले चल, वहाँ मैं बात करती हूँ उससे, दादी बोली। दादी जी आप क्या करेंगी? मैं उसके होश आने तक वहीं था, अब दोबारा जाकर क्या करना है? पूरब बोला। अरे क्या करने का मतलब है, मैं कंपनी की चेयरमैन हूँ, मेरा फर्ज बनता है अगर कंपनी में कोई हादसा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी लेना। अगर वो कुछ देर और वहाँ पड़ी रहती तो कुछ भी छप सकता था। उस स्टोर को ठीक कराओ, दोबारा कोई हादसा नहीं होना चाहिए, दादी बोली। दादी जी आपको हादसे के बारे में सारा पता है, कमाल है आप भी। अच्छा आप जाना ही चाहते हो तो क्यों ना हम सुबह चले, पूरब बोला। तेरी दादी हूँ, कंपनी की चेयरमैन यूं ही नहीं बनी, समझे? हर खबर रखती हूँ कंपनी में कब क्या होता है। तू भी सीख ले, तभी सब अपने हाथ में कर सकता है। तू जल्दी से कपड़े बदल कर आ, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे, दादी बोली। उसके पास और कोई चारा नहीं था, वो अपने कमरे में कपड़े बदलने चला गया। वो दोनों तैयार होकर चल दिए। दादी ने बटलर से कहकर कुछ फल और बुके मंगवा लिया था। दादी और पूरब अस्पताल पहुंचे। दादी की नज़र जैसे ही सिमर पर पड़ी, दादी चौंक गई। सिमर पर नज़र पड़ते ही आखिर दादी चौंक क्यों गई? इसके पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है? सिमर और पूरब क्या अपनी अनजान मोहब्बत को समझ पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।